नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संध्या है। जब मेरी उम्र 20 साल थी, तभी मेरी शादी कर दी गई। मुझे मेरे चाचा चाची ने पालकर बड़ा किया था, क्योंकि मेरे माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। मुझे 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाया गया था और फिर मुझे घर के काम काज में लगा दिया गया। मेरे चाचा एक दुकान चलाते थे, जिसमें उन्हें बहुत नुकसान हो गया, मगर काम को चलाने के लिए उन्होंने एक साहूकार से कर्जा ले लिया, जो सूद की वजह से बढ़ता गया और उसे उतारना मेरे चाचा के बस की यह बात नहीं रही। उस सेठ की पत्नी मर चुकी थी और उसका एक लड़का था जिसकी उम्र 21 साल की थी। वो कहीं दूसरे शहर में पढ़ता था। उसके लड़के का नाम महेश था। वो लड़का जब भी मुझे देखता तो मुस्कुराकर अपनी आंखें झुका लेता था। मुझे दिल ही दिल में उस लड़के से प्यार हो गया था। एक दिन जब वो कहीं से आ रहा था तो मैंने जानबूझकर नाटक किया। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरा, मैं ड्रामा करते हुए उसके सामने गिर गई। उसने झट से मुझे सहारा देते हुए उठाया और पूछा, अरे क्या हुआ? मैंने कमजोरी का दिखावा करते हुए कहा, पता नहीं, लगता है चक्कर आ गया है। मेरी यह बात सुनकर उसने मुझे सहारा दिए रखा और जब मैंने कमजोरी का दिखावा जारी रखा तो उसने मुझे गोद में उठाकर कहा, चलो मैं तुम्हें वहां पेड़ के नीचे लिटा दूं। उसने जोर से पकड़ा हुआ था ताकि मैं गिर न सकूं। उसका इस तरह से पकड़ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, काश कि कोई तुम जैसा मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही उठाकर रखे। उसने कहा, कोई क्यों, मुझ में क्या कोई कमी है? मैंने कहा, कहाँ मेरी किस्मत और कहाँ तुम। जिसको तुम मिलोगे वो तो बहुत किस्मत वाली होगी। मेरे नसीब में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। उसने कहा, तुम देख लेना, एक दिन मैं तुम्हारी तकदीर अपनी तकदीर से मिला दूंगा। इस तरह हम दोनों का प्यार चल पड़ा, लेकिन मेरा उससे ज्यादा मिलना नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं अधिकतर घर में ही रहती थी। कुछ ही दिनों में हमारा आपस में मिलना या एक दूसरे को देखना भी खत्म हो चुका था, क्योंकि वो किसी दूसरे शहर में जा चुका था। मगर जाने से पहले वो मुझसे बोलकर गया था कि मैं जब पढ़ाई पूरी करके वापस आऊंगा तो तुम्हारे चाचा से तुमसे अपनी शादी की बात करूंगा। इधर महेश का बाप जानता था कि मेरे चाचा उसका पैसा वापस नहीं कर सकेंगे। यह सब जानते हुए भी उसने चाचा से पैसों का तकाजा बार बार करना शुरू कर दिया। एक दिन चाचा ने सेठ के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा, मैं आपका कर्ज वापस नहीं कर सकूंगा। आप अगर चाहे तो मेरे घर पर कब्जा कर सकते हो। उसकी नजर शायद मुझ पर रही होगी, जिस वजह से उसने चाचा को बुलाकर कहा, तुम पैसे नहीं दे सकते तो अपनी भतीजी की शादी मुझसे कर दो। चाचा यह सुनकर उससे बोले, लाला, हम गरीब हैं, मगर तुम्हें तो जरा समझना चाहिए ना कि वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है। महेश के बाप ने कहा, उम्र से क्या होता है, मेरी बेटी तो नहीं है ना। देखो, किसी दिन अगर किसी लड़के ने उसके साथ कुछ कर दिया तो मुंह भी देखने लायक नहीं रहोगे। मैं उससे कोई भगाकर नहीं ले जा रहा, उससे शादी करके उसके साथ रहना चाहता हूँ। रात में चाचा से मैंने सुना कि वो चाची से कह रहे थे कि सेठ ने कहा है कि मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम संध्या की शादी मुझसे कर दो। तुम्हें शादी में भी कुछ खर्च नहीं करना होगा, जो खर्च होगा वो भी वो ही उठाएगा। चाची ये सुनकर बहुत खुश नजर आई और बोली, जल्दी से हाँ बोल दो। चाचा उससे कह रहे थे, जानती हो वो 48 साल से भी ऊपर का है और अपनी संध्या अभी 20 की भी नहीं हुई है। चाची यह सुनकर कुछ गुस्से से बोली, अरे तुम्हारी तो मती ही मारी गई है। हम जब सड़क पर आ जाएंगे तब क्या करोगे? तुम सुधा की शादी तब कैसे कर पाओगे बताओ? ऐसा सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। चाचा ने फिर से कहा, उसकी तोंद देखी है हमारी सुधा, उस सांड के आगे बछिया है। मुझे लगता है कि वो संध्या को तुमसे अच्छा ही खुश रख पाएगा। यह सुनकर चाचा की बोलती बंद हो गई और वो कुछ नहीं कह पाए, मगर मैं अपनी किस्मत पर रोती रही। कहाँ, वो मेरे ससुर बनने वाला था और अब वो मेरा पति बनने लगा था। मुझे पूरा विश्वास था कि जब महेश को पता लगेगा तो वो यह शादी नहीं होने देगा, मगर उसका बाप भी पूरा घाक था। उसने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया और मेरे साथ अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दी।
मेरी शादी को पूरी तरह से गोपनीय रखा। बस एक दिन पहले ही सभी को बताया ताकि उसके बेटे को कोई बताकर उसके रंग में भंग ना डाल दे। अगले एक हफ्ते में ही मेरी शादी उससे कर दी गई, जो मुझसे 27 साल बड़ा था। शादी के बाद जब रात हो गई तो वो मेरे पास आकर बोला, संध्या रानी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर दिन में मुझे चाचा अपने साथ अपने घर पर ले गए और बोले कि रात को वापस चली जाना। चाची ने मुझसे पूछा, बोलो बिटिया कैसी रही? मैं चाची से क्या कहती? चाची ने मुझसे कहा कि सुनो संध्या, एक बात ध्यान से सुन लो। यह जीवन बहुत मजबूर करता है। कई बार जो काम हम करना नहीं चाहते हैं वो भी करना होता है। हमारी भी मजबूरी थी जो तुमको उसके साथ बांध दिया। खैर, अब जो हुआ वो तो हो गया, मगर मुझे यह भी पता है कि वो तुमसे पहले ही संसार को छोड़ जाएगा। इसीलिए उसको अपने कब्जे में कर लेना और फिर उससे बोलना कि अगर मुझ पर पूरा ख्याल रखने का वादा किया है तो बैंक में कुछ पैसे मेरे नाम से भी जमा करवा दो, ताकि मुझे भी लगे कि मैं भी कोई सेठानी हूँ। हाँ, मगर पहले नाम अपना ही रखना, ताकि यह ना समझा जाए कि मेरे मन में कोई खोट है। चाची की बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैं किसी मौके की तलाश में थी, मगर मुझे कोई मौका मिल ही नहीं रहा था। यह सब अब भी उसके लड़के को नहीं पता था। वो जब मिलने के लिए घर वापस आया तो वो मुझे घर में देखकर बहुत हैरान हुआ। मगर जब उसको पता लगा कि जो लड़की उससे शादी कर सकती थी वो उसकी माँ बन गई है, तो वो बाप से लड़ते हुए अगले दिन ही वापस चला गया। मेरे पति को अपने लड़के के व्यवहार से बहुत दुख पहुंचा और वो बीमार पड़ गया। मैंने महेश को फोन करके बताया भी, मगर उसने कहा, मेरा कोई बाप नहीं है, मैं अब उसे नहीं देखने आऊंगा। मैंने अपने पति से यह सब तो नहीं बताया, मगर वो अब कुछ ज्यादा ही बीमार हो गया और उनको हॉस्पिटल में ले गए, मगर वो बच नहीं पाया और उसका देहांत हो गया। मेरा पति अपने लड़के के व्यवहार से बहुत दुखी था और उसने मरने से पहले सारा कुछ मेरे नाम कर दिया। उसने अपने लड़के के नाम कुछ भी नहीं किया। जब मैं महेश को अपने पति की मौत के बारे में बताया तो वो आया, मगर अंतिम संस्कार करके चला गया। जाते समय वो मुझसे बोला कि मैं तुमको ना तो मां मानता हूँ और ना ही मानूंगा। मेरे बाप ने तुम्हारे नाम जो लिखा है तुम उसे रखो, मुझे उन पैसों को देखना भी नहीं है। मैंने उससे जाने से पहले कहा कि अगर तुम्हारे पास समय हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसने कहा, बोलो क्या कहना है। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम मुझे माँ एक बार नहीं 100 बार मत मानो, मैं भी तुम्हें कभी बेटा नहीं कहूंगी। अगर तुम समझते हो कि मैंने यह सब तुम्हारे बाप की दौलत के लिए किया है तो तुम सब कुछ वापस ले लो। तुम जहाँ कहोगे मैं साइन कर दूंगी। मुझे मेरे चाचा और चाची ने अपना कर्ज चुका ना पाने की वजह से तुम्हारे बाप के पास बेचा था। मैं तो एक बिकी हुई चीज हूँ जिसे जब तक इस्तेमाल करना था किया गया। मेरा क्या है, मैं तो केले का छिलका हूँ। जब केला खा लिया तो छिलका किस काम का। कभी समय मिले तो मेरे हालत पर भी गौर करना। मैं किन हालातों में यहाँ आई और किस हालत में अब रह रही हूँ, बस मुझे इतना ही कहना है। मैं यह सब कहकर दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन वो चला गया, मगर जाने से पहले एक पत्र लिखकर मुझे देते हुए बोला कि इसे मेरे जाने के बाद खोलना। मैंने उसे खोला तो उसमें लिखा था, संध्या जी, जब मैंने आपको अपने घर पर देखा और पाया कि आप मेरी माँ की पदवी पा चुकी है तो मैं दिल ही दिल में बहुत रोया और अगले दिन ही वहां से वापस आ गया। जानती है किस लिए? क्योंकि मैं आपसे दिल ही दिल में बहुत प्यार करता था। मैं तो अपने बाप से कहने वाला था कि मेरी शादी संध्या से करवा दो, मगर उससे पहले ही मेरे बाप ने आपको मेरी माँ बना दिया। यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसीलिए मैं उनसे मिलने भी नहीं आया। लेकिन आपकी बातों में सच्चाई थी जो मेरे मन को छू गई। अब आपकी जिम्मेदारी मुझ पर है, मगर क्योंकि उसने आपके नाम पर बहुत सा पैसा कर दिया है इसलिए शायद आपको मेरी जरूरत ना पड़े। मगर एक बात आपसे बता दूं कि पैसा किसी काम नहीं आएगा। यह आज है, कल पता नहीं कहाँ जाएगा। इस पैसे की वजह से आप देख लेना कि आपका वो चाचा जिसने आपकी शादी मेरे बाप से करवा दी खुद ही आएगा आपसे मीठी मीठी बातें करते हुए कि उसे कुछ पैसे की जरूरत है। यही है जिंदगी का सत्य।
मुझे उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ना माँ कह सकता हूँ और ना ही कह पाऊंगा। अब यहाँ कहानी बदल गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब भी मेरे पति गुजरे कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे चाचा और चाची मेरे पास आए और बोले कि लाला, तुम्हारे नाम से सब कुछ कर गए है या नहीं। मैंने कहा, बोल तो रहा था मगर पता करना पड़ेगा। मुझे पता लगा है कि उसका पैसा पुरखों का है और इसमें उसके बेटे महेश का पूरा हक बनता है। यह सुनकर उनका मुंह उतर गया। बोले, बेटी, अगर हो सके तो कुछ पैसे हमें दे दो। देख लो, अगर तुम्हारे पास रखे हुए हो तो, क्योंकि घर में खाने को भी कुछ नहीं है। मैंने यह सुनकर उनको कुछ पैसे दिए और बोली, मेरे पास अब और नहीं है। जब तक कि यह ना पता लग जाए कि पैसों को असली हकदार कौन है, मुझसे पैसे ना मांगना। खैर, उन्होंने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जो पैसे मुझसे लिए थे उनको लेकर चलते बने। मैंने उसी रात महेश से फोन पर बात की और बोली कि तुम ठीक कह रहे थे। मेरे चाचा चाची की नजर अब जो मेरे पास है उस पर है। तुम कागज बनवा कर मुझसे साइन करवा लो। मैं यह पैसे अपने पास नहीं रखना चाहती। वैसे भी इसके असली मालिक तो तुम ही हो। मैं तो तुम्हारे बाप की नजरों में एक वस्तु थी जिसे उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पर खरीदा था। उसने मुझसे कहा, मुझे सोचने का कुछ समय दो, मैं फिर बात करूंगा। अभी तो तुम जैसा चल रहा चलने दो। कुछ दिनों बाद महेश आया और बोला कि मैं 2 दिनों के लिए आया हूँ। मुझसे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही, मगर मैं भी मजबूर हूँ। चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बाप बुढ़ापे में भी तुम्हारी जिंदगी खराब कर गया है। उसे समझना चाहिए था कि उसका बेटा शादी के लायक है, तब भी बेटे की शादी करने के बजाय अपनी कर ली। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाले रिश्ते कैसे थे। मैं इनको पूछकर भी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। जो मेरे बाप ने आपके नाम लिखा है उसे अपने नाम पर ही रहने दो। और अगर कोई पूछे तो कह देना कि महेश ने अपने नाम करवा लिया है। इससे तुमसे कोई कुछ मांगने लायक नहीं रहेगा। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत सहायता करनी पड़े तो कर दिया करना। आखिर वो भी मजबूरी में ही तुम्हारे पास आते हैं। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और एक पत्र लिखकर उसे यह कहते हुए दिया कि तुम्हें इसको वापस घर पर पहुंचकर ही पढ़ना है। उस पत्र में मैंने लिखा था, महेश, यह तो तुम्हें पता ही है कि मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना तुम्हारे बाप से कर दी गई थी। वो पति पत्नी के रिश्ते बनाने लायक नहीं थी। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने खुद को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। शायद मेरी तकदीर ही यही है। मुझे लगा था कि आपके पिता ने मेरी शादी आपसे करने के लिए चाचा से कहा होगा, मगर जब मैंने चाची से बात करते हुए सुना तो मुझे पता लगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। खुद को अपनी फूटी तकदीर पर छोड़कर मैं आपके पिता की पत्नी बन गई। अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी किसी अच्छी लड़की से शादी करके अपना घर बसा लो। अभी मेरे पति को गुजरे कुछ दिन ही हुए थे कि मेरी चाची एक दिन मुझसे बोली कि संध्या, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कुछ अपने बारे में सोचो। मैंने कहा, चाची, जब मेरी शादी की थी तब यह नहीं सोचा गया था जो अब बोल रही हो। उसने कहा, वो तो हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी, मगर यह तो हमसे नहीं देखा जा सकता कि तुम जवानी में इस तरह से रहो। मैंने कहा, फिर बताओ मैं क्या करूं? चाची बोली, तुम दोबारा से शादी कर लो। मैंने पूछा, किससे? तब चाची ने अपने किसी रिश्तेदार का नाम बताया। मुझे पक्का पता लग गया था कि चाची उसको मोहरा बनाकर सारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। जिस लड़के का नाम वो बता रही थी वो 2 बच्चों का बाप था और उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। यह सब सुनकर मेरा दिल चाचा चाची से पूरी तरह से टूट गया। मैंने सोचा कि अच्छा होगा अगर मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊं और फिर से नई जिंदगी शुरू करूं। इससे पहले मैं कुछ सोचती, मुझे फोन आया कि महेश बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। यह सुनकर मैं उसी समय वहां के लिए निकल पड़ी। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची तो वो बेहोश था और कुछ बुदबुदा रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जब अपने कान उसके पास ले जाकर सुना तो मैं बहुत हैरान हो गई। वो बोल रहा था, संध्या, मुझे छोड़कर ना जाओ, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, मुझे ना छोड़कर जाओ। अब मुझे पता लगा कि वो अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था।
डॉक्टर ने बताया कि इसको कोई दिमाग में किसी सोच ने असर किया है जिससे यह बेहोश हो गया है। मुझे पता लगा कि वो पिछले 2 दिनों से इसी तरह से है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसका इलाज क्या है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि जिसे यह याद करता है, अगर वो इसके पास आकर इससे प्यार से बात करे तो यह होश में आ जाएगा। यह सुनकर मैंने सभी को कमरे से जाने के लिए कहा और उसके साथ उसी के बिस्तर पर लेट गई और बोलती रही कि महेश, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, तुम होश में आओ। यह सब मैं अपनी मर्जी के बिना डॉक्टर की सलाह पर ही कर रही थी ताकि उसे होश आ जाए। पता नहीं इसकी वजह से या ऊपर वाले की मेहरबानी से उसे होश आ गया। जब उसे होश आया तो मैं उसकी बाहों में जकड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से अपनी दूरी उससे बना ली, मगर डॉक्टर ने उसे बताया कि इस लड़की ने तुम्हें होश में लाने के लिए तुम्हें यह एहसास दिलाया कि तुम अपनी प्रेमिका के साथ हो। वो तुम्हारे साथ ही है, छोड़कर नहीं गई। इस लड़की ने रात दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी जो सेवा की है वो शायद कोई नर्स भी नहीं कर सकती। इस तरह से महेश को पता लग गया था कि मैंने उसे होश में लाने के लिए क्या क्या किया था। जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई तो मैं उसे घर पर ले गई और बोली कि अब मुझे जाने की इजाजत दो। महेश ने कहा, संध्या, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे होश में लाने के लिए क्या क्या किया है। अब तुम यहाँ से ना जाओ, मगर मैं तुमसे कोई ऐसे बात भी नहीं करूँगा जिससे तुमको मेरे बारे में कोई मौका मिले कि मेरी सोच ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा, महेश, ऐसी कोई बात नहीं, ना ही मुझे किसी का डर ही है, कोई क्या कहेगा, मगर मुझे खुद से डर लगता है कि कहीं मेरे या तुम्हारे कदम डगमगा ना जाए। महेश ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं कभी तुम्हारे कमरे में झांकूंगा भी नहीं, तुम अब कहीं नहीं जाओगी। इस तरह से अब हम दोनों एक ही छत के नीचे 2 अजनबियों की तरह से रहने लगे। दिन में जब वो अपने ऑफिस चला जाता था तो मैं घर का कुछ इधर उधर का काम देख लेती थी, मगर उसने मुझसे कहा हुआ था कि मैं उसके कमरे में ना जाया करूं। मगर एक दिन मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैं उसके कमरे में चली गई और देखा कि उसके कमरे में बहुत सी किताबें थीं, जिसमें मेरी फोटो भी थी, जिसे देखकर मेरे समझ में आ गया था कि महेश अब भी मुझे प्यार करता है। मैंने अब जानबूझकर उससे कुछ नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। मैं उससे कहा करती कि इस कमरे से बाहर भी कोई दुनिया है, हमेशा इसी में ना रहा करो। एक दिन महेश आया और बोला, क्या बात है, लगता है आज कुछ उदास हो। मैंने कहा, तुम सही कह रहे हो। उसने पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं उसका कोई समाधान निकाल सकूं। मैंने कहा, नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं अब वापस जाना चाहती हूँ। अब मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है और तुम भी पूरी तरह से ठीक हो। अब यहाँ रहना ठीक नहीं लगता। मेरी बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ और बोला, क्यों, ऐसे क्या बात हुई है जो एकदम से ऐसा सोच रही हो। मैंने उससे कहा, देखो, हमें सच्चाई के धरातल पर रहना चाहिए। ना तुम मुझे अपनी माँ मान सकते हो और ना ही मैं तुम्हें अपना बेटा मान सकती हूँ। तुम्हें भी पता है कि कुछ समय पहले हम दोनों एक दूसरे को किन नजरों से देखा करते थे, मगर मेरी तकदीर मुझे कहाँ पर ले आई है यह मैं ही समझ सकती हूँ, शायद और कोई नहीं समझ पाएगा। हम एक ही छत के नीचे किस रिश्ते से रह रहे हैं, ये ना मैं आज तक जान पाई हूँ और ना शायद तुम ही समझ सके हो। तुम भी जवान हो और मैं भी, हमारे कदम कभी भी डगमगा सकते हैं, जिसका नतीजा शायद पता नहीं क्या होगा। इसलिए तुम मुझे जाने से ना रोको। मेरी बात सुनकर वो बोला, सुनो संध्या, तुम्हारी शादी मेरे बाप से एक समझौता था। अगर तुम्हारे चाचा ने मेरे बाप से कर्जा ना लिया होता तो क्या यह शादी हो सकती थी? शायद फिर मेरे साथ होती, क्योंकि मैं खुद ही तुम्हारा हाथ मांगने वाला था। मैं तुम्हें अभी भी उन्हीं नजरों से देखता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में क्या है। अगर खुलकर कहूँ तो मेरे बाप ने अपने पैसे के बलबूते पर तुमसे शादी की थी। शादी 2 दिलों का मिलन होता है। तुम सच सच बताओ, क्या तुमने मेरे बाप को कभी अपने पति के रूप में देखा था? अब मैं कुछ भी कहने लायक नहीं बची थी, मगर उसने पूछा, बोलो, चुप क्यों हो? उसकी इन बातों को सुनकर मेरा रोना निकल आया। मैं उससे बोली, वो सब मुझसे न सुनो, क्योंकि यह बात कहने और सुनने की नहीं है। महेश ने कहा, नहीं, आज खुलकर बताओ और अपना दिल हल्का कर लो,
फिर शायद तुम्हें जिंदगी भर यह मौका कभी न मिले। महेश ने मुझे अपने गले से लगाते हुए कहा। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। संध्या, तुम मेरी नजरों में आज भी वही संध्या हो। मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें आज से ही अपनी पत्नी मानता हूँ। यह कहकर उसने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। फिर बोला, आज के बाद मुझे कभी याद ना दिलाना, वो सब एक भयानक सपना समझते हुए भूल जाओ। मेरी आंखों से बस पानी ही बह रहा था और वो बोल रहा था, अब इन आंसुओं को बचा कर रखो, शायद कभी जरूरत पड़े। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, ऐसा कभी ना बोलना, वरना मैं फिर से टूट जाऊंगी। उसके बाद महेश और मैंने कोर्ट में जाकर अपनी शादी कर ली। अब मेरी जिंदगी से बुरा वक्त खत्म हो चुका था। हम दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और हम बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मैं इटावा में काम करता था और हमारी रिश्तेदारी में एक खाला ग्वालियर में रहती है। खाला के 3 बच्चे थे, जिनमें एक लड़का और 2 लड़कियां, जिनमें एक की अभी 3 साल पहले शादी हो गई थी और वह अपने पति के पास रहने सऊदी चली गई। दूसरी घर पे ही रहती थी, जिसका नाम रिहाना था। लड़का मेरा हमउम्र था, जिसकी शादी भी हो गई थी, लेकिन ठीक ठाक कुछ कमाता नहीं था, तो आए दिन झगड़ा बना रहता था और उसकी बीवी मायके पड़ी रहती थी। घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, जिस वजह से रिहाना की शादी भी नहीं हो पा रही थी, जबकि वह भी 30 साल की हो चुकी थी। वह आकर्षक चेहरा रखने वाली लड़की थी, जो करीब कई साल पहले तक अच्छी सेहत रखती थी। कभी कजिन्स पर मैंने कोई गलत नजर तो नहीं डाली, लेकिन वर्तमान में वह लगभग ढांचा सी दुबली पतली हो गई थी, देखकर किसी बीमारी का शिकार लगती थी। मगर खाला ने बताया था कि उसकी सभी जांचें हो चुकी थीं और सभी ठीक ठाक ही रही थीं। उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। फिर क्या वजह थी उसके एकदम ढल जाने की? एक दिन खाला का फोन आया था कि रिहाना को मेरी मदद की जरूरत थी। दरअसल ग्वालियर में जिस जगह नौकरी करना चाह रही थी, उसका हेड ऑफिस इटावा में था और इंटरव्यू यहीं होना था। रिहाना के मुताबिक शाम हो जानी थी और वह यूं शाम या रात को सफर करने के पक्ष में नहीं थी। मैं उनका आशय समझ गया था और उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह फिक्र न करे, मैं इंतजाम कर दूंगा। रात भर रुक के सुबह मैं खुद ही ट्रेन पे बिठा आऊंगा। इसके बाद मैंने अपने मकान मालिक को यह बात बताकर उसके रुकने के लिए उनसे इजाजत मांगी। यह भी पेशकश की अगर उन्हें कोई ऐतराज हो तो वह नीचे सुला सकते हैं। यह मेरी एक आदत है कि जहाँ रहता हूँ वहाँ इतनी इज्जत तो बनाकर रखता हूँ कि सामने वाला भरोसा कर सके। फिर आगंतुक लड़की कोई गैर या दोस्त नहीं, बल्कि कालाजात बहन ही थी, तो उन्हें क्या ऐतराज होता। उन्होंने इजाजत दे दी। वह 11 बजे आ गई थी। मैंने उसे स्टेशन से ले लिया और उसकी बताई जगह पर छोड़ दिया और खुद अपने ऑफिस निकल आया। आगे का वक्त वैसा ही गुजरा जैसा गुजरता है। पहले सीधे घर ले गया, जहां वह नहा धोकर फ्रेश हुई। फिर उसे बाजार ले आया, जहां थोड़ी शॉपिंग करने के बाद वहीं खाना खिलाया और 10 बजे घर आ गए। इस बीच इधर उधर की बातें ही होती रही थीं। बावजूद इसके कि उसकी बहुत कम बोलने की आदत थी, या शायद हम दोनों की उम्र के फर्क की वजह से वह असहज हो रही हो। करीब 11 बजे सोने के लिए लेटने की नौबत आई। ऊपर मेरे कमरे में एक तख्त ही था, जो मकान मालिक की मेहरबानी से लेटने के काम आता था। बाकी मैं तो सफरी जीवन की वजह से कोई खास सामान ही नहीं बनाता था। उसे मैंने तख्त पे लिटा दिया और खुद नीचे चटाई बिछाकर लेट गया। और मैं उससे पूछने लगा कि पहले तो तुम्हारी सेहत अच्छी भली थी और दिखने में काफी अच्छी लगती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? उसने अनमने भाव से जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा, कोई ऐसी बीमारी है जो खाला ने मुझे बतानी ठीक न समझी हो? वह एकदम से सक पका गई और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने फिर पूछा, कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? वह एकदम भड़क कर उठ बैठी और तेज निगाहों से मुझे घूरने लगी। यह कैसा बेहुदा सवाल है? इसमें बेहुदा क्या है? जनरल चीज है, लोग करते ही है। अगर तुम करती होगी तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी? उसने कहा, क्या आप यह चाहते हो कि मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाऊं?
उसकी आंखों से गुस्सा झलकने लगा। मैंने कहा, वैसे मेरा इरादा न तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का है और न ही कोई तुम्हारी इंसल्ट करने का। मुझे साइकोलॉजी में गहरी दिलचस्पी भी है और पकड़ भी समझना चाहता हूँ तुम्हारे केस को। शायद कोई सही सलाह दे सकूं तुम्हें। वह थोड़ी देर वैसे ही बैठी अजीब अंदाज में मुझे देखती रही और फिर कहा नहीं। मैंने कहा, बस यही तुम्हारी बीमारी है। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, यह नैसर्गिक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं, पर होता यह है कि समाज के बनाए नियम और अपनी इज्जत के चक्कर में सभी अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाने में लग जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ऐसा न करने पर इंसान मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है। चाहे दिल दिमाग सामाजिक नियमों के चलते इस डिमांड को लाख नकारता रहे, पर शरीर तो अपनी प्रतिक्रिया देता ही है। तुम जिस उम्र में हो, गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम्हारे साथ की लड़कियों की शादी हो चुकी होगी। शाम को जब तुम बाथरूम गई थी तो तुम्हारा फोन देखा था। तुम अपनी इच्छाओं जबरन मार रही हो और यही चीज तुम्हारे शरीर को गला रही है। अब वह गहरी दिलचस्पी से मुझे देखने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं आपसे इस सब्जेक्ट पर कभी बात करूं। मैंने कहा, लेकिन कर सकती हो। हमारी उम्र के फर्क और रिश्ते को भूल जाओ और भरोसा रखो, एक एक्सपर्ट दोस्त की तरह तुम्हारे काम आ सकता हूँ। उसने कहा, मैं घर पे रहती हूँ, घर से निकलने का मौका रेयर ही मिलता है। ऐसे में किसी से कोई दोस्त बनाऊं भी तो मिल पाना ही मुश्किल होगा। उसने कहा, मेरे दोस्त है, लेकिन मेरे लिए कभी घर से निकलना मुमकिन भी होता है तो वही बेकार साबित होते हैं। उसने कहा, बस एक बार ग्रेजुएशन के 1 साल बाद मैंने एक कॉल सेंटर में नौकरी कर ली थी। वहीं काम करने वाला लड़का था, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा लंबा चला भी नहीं। 7 महीने बाद कॉल सेंटर ही बंद हो गया और वह लड़का नई नौकरी के चक्कर में लखनऊ शिफ्ट हो गया और मैं घर पे बैठ गई। मैंने कहा, तो फिर कहीं और भी तो कर सकती थी। उसने कहा कि थी, लेकिन कहीं नौकरी पसंद नहीं आई तो कहीं नौकरी देने वालों को मैं नहीं पसंद आई। अब यहाँ देखो क्या होता है। मैंने कहा, यहाँ ना बन पाए तो कह देना कि इटावा में करोगी। यहाँ मैं नौकरी की भी सेटिंग करा दूंगा, रहने की भी। घर में कोई विरोध करे तो कह देना कि या तो शादी ही करा दो या फिर नौकरी करने दो, क्योंकि घर पर खाली नहीं बैठ सकती। बाकी उन्हें मैं कन्विंस कर लूंगा। मैंने कहा, तुम्हें अजीब लग रहा हो तो सो जाओ, वैसे भी जो जानना और समझाना था वो हो चुका। उसने कहा, मैं अपनी बात कर रही भाईजान, अब जो सब्जेक्ट छेड़ दिया है उसके बाद नींद कहाँ आएगी। अब तो खुद ही दिल कर रहा है और बातें करने का। उसने कहा, आप अपने बारे में बताओ, आपकी कैसे गुजरती है? शादी तो आपकी भी नाकाम हुई। मैंने कहा, मैं तो मर्द हूँ। मर्द कब बंदिश में रहता है और कब परवाह ही करता है। उसने कहा, काश लड़की को भी समाज इतनी छूट देता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ रह गई तो जो भी इच्छा होगी बताना, हर ख्वाहिश पूरी करने की गारंटी है। मैंने कहा कि अगर यह बात तुम पहले समझ जाती तो आज यह नौबत नहीं आती। उसने कहा, फ्रस्ट्रेशन में इतना गहराई से सोच ही ना पाई और आपके जैसा गाइड करने वाला कोई था भी नहीं। मैंने कहा, मगर अब भी संभावना है कि तुम अपने आप को ठीक कर सकती हो। उसने कहा, कैसे, प्लीज बताएं। मैंने कहा, पहले तो अपने दिमाग से निगेटिविटी निकाल दो सारी। शादी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, दिमाग में बिठा लो कि तुम्हें शादी करनी ही नहीं और तुम खुद नौकरी करके अपना गुजारा करने में सक्षम हो। क्या होगा, लोग पीठ पीछे बातें ही तो बनाएंगे, बनाने दो। ये बातें तब मैटर करती है जब इन पर ध्यान दो। तुम इनके लिए यह सोच लो कि यह लोग तुम्हारी शराफत के बावजूद आज तक शादी न करा सके, और क्या गारंटी है कि नजदीकी भविष्य में करा भी पाएंगे। थोड़ी हल्की फुल्की योगा टाइप एक्सरसाइज करो, पर घुटो मत। उसने कहा, शुक्रिया इमरान भाई, आज पहली बार खुद में इतनी पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर रही हूँ। मैं जरूर ऐसा ही करूंगी। मैंने कहा, जैसा भी है यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम जब चाहो इसे बेहतर बना सकती हो। रिहाना ने कहा, यह वाली नौकरी मिल भी गई तो छोड़ दूंगी और घर पर यही बताऊंगी कि नहीं मिल सकी। तुम तब तक यही कोई नौकरी ढूंढकर ऑफर करो, मुझे फिर मैं जिद करूंगी यहाँ नौकरी करने की। जाहिर है कि ऐसे तो कोई न मानेगा, लेकिन तुम अपने तरीके से समझाना तो समझ जाएंगे और आने देंगे।
खुद नौकरी करके पैसा इकट्ठा कर लूंगी, आजाद जिंदगी में खुश रहूंगी और मनमाफिक काम करके खिल जाऊंगी। तो एक संभावना है भी कि शायद शादी के लिए कोई मुर्गा शहीद हो भी जाए। मैंने कहा, अब सो जाओ, थकान काफी हो गई है, कल बात करते हैं। फिर हम सो गए और अगली सुबह मैंने उसे ग्वालियर के लिए सवार करा दिया। इस बीच मैं उसके लिए नौकरी ढूंढता रहा था और वह भी खाला खालू को इस बात के लिए तैयार करती रही थी कि अगर इस बार यह नौकरी न मिली तो वे लोग उसे इटावा ट्राई करने देंगे। फिर हुआ वही जो उसने पहले से सोच रखा था। उसने जिस नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था वह मिल तो गई थी, लेकिन अब उसे वह करनी नहीं थी। उसने घर वालों को यही कहा कि वह नौकरी उसे नहीं मिली थी और अब उसने मुझे कह दिया है कि मैं उसके लिए कोई नौकरी देखूं। घर वाले तो इनकार इकरार की हालत में थे नहीं और एक हफ्ते बाद ही मेरी कोशिशों से उसके लिए एक अच्छी नौकरी का प्रबंध हो ही गया। अब उसने उस नौकरी के लिए जिद पकड़ ली तो खाला खालू ने मुझसे बात की और मैंने उन्हें समझाया कि उसे यह नौकरी करने दीजिए या फिर पॉसिबल हो तो उसकी जल्द से जल्द शादी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पा रहे कि लड़की घर बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो रही है, जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं। बाहर रहेगी, नौकरी करेगी, लोगों से घुले मिलेगी तो कम से कम उसमें जिंदगी के लिए चाहत पैदा होगी जो उसमें मर रही है। और यहाँ की फिक्र मत करिए, यहाँ मैं उसके गार्जियन की भूमिका निभाऊंगा और न सिर्फ उसके रहने की जगह पर नजर रखूंगा और उसके काम की जगह पर भी मेरी नजर रहेगी। जैसी कि उम्मीद थी, वे लोग मेरे भरोसा दिलाने पर इस बात के लिए राजी हो गए। अब यहाँ उसके रहने के लिए मैंने पास के ही मोहल्ले में एक घर का चुनाव किया, जहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे जिनके बेटे यूएस में रहते थे और उन्होंने अपने बड़े से घर को पीजी बना दिया था लड़कियों के लिए। हालांकि मैंने उन आंटी को 1 महीने का किराया दे दिया, लेकिन उनसे यही कहा कि मेरी बहन 1 महीने बाद यहाँ रहना शुरू करेगी। वजह न उन्होंने पूछी और न मैंने उन्हें बताई। अब इस 1 महीने के लिए उसका ऐसा जुगाड़ बनाना था कि वह न सिर्फ जी भर के जी ले, बल्कि उसे हर तरह की सुविधा भी हासिल हो, और इसके लिए मैंने पहले ही तैयारी कर रखी थी। अब रिहाना ऑफिस से लौटने के बाद वह योगा करती, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती, खूब खुश रहती और अच्छे से खाती पीती। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल था। इसका सकारात्मक असर उसके शरीर पर पड़ा और वह धीरे धीरे फिर खिल गई। धीरे धीरे हम दोनों फिर अपनी दुनिया में व्यस्त और मस्त हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति है। मेरी उम्र अभी 24 साल की है और मैं सूरत की रहने वाली हूँ। मैं बहुत एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे घर पर मेरी माँ और एक छोटी बहन है। पिताजी कुछ साल पहले गुजर गए तो घर की जिम्मेदारी माँ और मुझ पर आ गई। मेरी माँ स्कूल में टीचर है। उनकी जॉब से हमारा घर बस किसी तरह से चल रहा था। 19 साल की उम्र में मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली और कुछ काम की तलाश करने लगी, पर मुझे मन का काम नहीं मिल पा रहा था। पर एक दिन मेरी किस्मत बदल गई। एक शाम को 8 बजे मैं घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी, पर कुछ साधन मिल नहीं रहा था। तभी एक कार आकर मेरे बगल में रुकी और कार में सवार आदमी ने मुझसे पूछा, कहीं जाओगी क्या आप? मैंने नामे अपना सर हिला दिया, पर उसने बोला, डरो नहीं, मुझसे रात होने को है। अगर कहीं जाना है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं सोचने लगी कि बात तो सही है कि रात होने वाली है, अब पता नहीं कुछ साधन मिलता भी है या नहीं। तो मैंने उन्हें बता दिया। वो बोला, मैं वहीं से होकर गुजरूंगा, चाहो तो चल सकती हो। मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद ही उसने मुझसे पूछा, क्या करती हो? मैं बोली, अभी कुछ नहीं कर रही, अभी बस हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की है। हम दोनों ऐसे ही बात करते रहे। उसको इतना तो पता चल गया था कि मैं काम की तलाश कर रही हूँ, पर उसने कुछ बोला नहीं। ऐसे ही मेरा घर आ गया और मैं गाड़ी रोकने को बोली। गाड़ी रुकने पर मैं उतर गई और थैंक्स बोली। उसने मुझे रुकने को कहा और मुझे अपना कार्ड दिया और बोला, अगर काम की जरूरत हो तो मेरे ऑफिस में कुछ जगह खाली है, अगर चाहो तो एक बार आकर देख लेना। मैंने कार्ड लिया और थैंक्स बोल के घर चल दी।
पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर रात में सोते वक्त उस आदमी की याद आई। मैंने तुरंत उठकर अपने पर्स से कार्ड निकाला और देखा तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का लग रहा था। मैंने वहां जाने की सोची, मगर अगले दिन रविवार था तो सोमवार को जाने का तय कर लिया। सोमवार को मैं जल्दी उठकर तैयार हुई और ऑटो लेकर वहां पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो बहुत ही बड़ा और शानदार ऑफिस था। मैंने वहीं बैठी एक महिला के पास जाकर कार्ड दिखाया तो उसने मुझे एक नंबर रूम में जाने को कहा। मैंने रूम के दरवाजे पे जाकर अंदर आने की अनुमति ली। अंदर जाते ही देखी तो सामने वही आदमी था। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे तुम आओ आओ बैठो। मैं बैठ गई। उसने कहा, जरूर तुम काम के लिए यहाँ आई होगी। मैं बोली, जी हाँ। उसने मेरे सभी कागज चेक किए और कहा, मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है। अगर तुम ये काम कर सको तो तुम्हें काम मिल सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। मैं तुरंत हाँ बोल दी तो उन्होंने कहा, शुरू में तुमको 15,000 मिलेंगे, बाद में तुम्हारे काम के ऊपर है कि कितना बढ़ना है। वो बोले, कल से ही आ जाओ। मैं खुश होकर बोली, जी जरूर। और फिर मैं घर आ गई। घर में भी सब लोग बहुत खुश थे। अगले दिन से ही मैं काम पर जाने लगी, पर मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ से मेरी जिंदगी ही पूरी बदलने वाली थी। वक्त बीतता गया और 6 महीने कब गुजर गए पता नहीं चला। अब मैं बॉस का सब काम सीख चुकी थी और पूरी मेहनत से काम करती थी। कुछ दिनों बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे पता लगा कि पहले भी कई लड़कियां यहाँ काम कर चुकी है, मगर ज्यादा दिन कोई टिक नहीं सकी। ऑफिस के कुछ लोगों से पता लगा कि मेरे बॉस कुछ रंगीले टाइप के हैं, पर मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो विश्वास नहीं हुआ। मैं अपना काम करती रही। एक दिन रविवार छुट्टी थी, मगर बॉस ने कहा, कुछ काम है ऑफिस में तो तुमको आना होगा। उस दिन मैं घर से ऑफिस के लिए निकली तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने ऑटो लिया और चल दी। अचानक ऑटो में पानी के कारण कुछ खराबी आ गई। बहुत कोशिश के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं हुई। मेरा ऑफिस वहां से बस कुछ दूर ही बचा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पैदल ही चली जाऊं, और मैं जल्दी जल्दी जाने लगी। मगर बारिश इतनी तेज थी कि वहां पहुंचते पहुंचते मैं भीग चुकी थी। मैं अंदर गई तो बॉस मुझे देखकर बोले, अरे तुम तो पूरी भीग गई, कैसी लड़की हो, कुछ देर रुक जाती कहीं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यहाँ तो कोई कपड़े भी नहीं थे मेरे पास। उस दिन मेरे और बॉस के अलावा और कोई भी ऑफिस में नहीं था। बॉस ने मुझे एक टॉवल दिया और सर पोंछने को कहा। मैं सर पोंछने लगी। कुछ देर बाद अचानक मेरी नजर बॉस पे पड़ी तो वो घूरे जा रहे थे। बॉस ने कहा, जाओ अंदर वाले रूम में जाकर कपड़े सुखा लो। और मैं रूम में चली गई। वहाँ पंखा चालू किया और अपने कपड़े उतार के टॉवल लपेट ली। अपने गीले कपड़ों को मैंने फैला दिया ताकि कुछ सूख जाए। मैं वैसे ही टेबल पर बैठ गई। अचानक दरवाजे पे आवाज हुई। मैं बोली, जी सर। बाहर बॉस थे। वो बोले, अंदर एक फाइल है, वो चाहिए। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। बॉस मुझे बहुत वासना भरी निगाह से देख रहे थे और मैं सर झुका के खड़ी थी। वो अंदर आए और मेरे कपड़ों को देखा, फिर फाइल देखने लगे और फाइल लेकर चले गए। कुछ देर बाद बॉस की आवाज आई, क्या कर रही हो, काम भी तो करना है। मैं अकेला क्या क्या करूं? यहाँ तो मैं बोली, मैं कैसे आऊं, कपड़े अभी गीले हैं। वो बोले, तो क्या हुआ, टॉवल लपेटे ही आ जाओ। यहाँ कौन है तुमको देखने वाला? मैं डरते डरते वहां गई। बॉस सोफे में बैठे हुए लैपटॉप में काम कर रहे थे। मुझे बोले, जल्दी यहाँ आकर बैठो और इस फाइल में जो लिखा है उसको बताओ। मैं सब जल्दी से इसमें लिख देता हूँ। मैं उनकी बगल में डरती हुई बैठ गई और फाइल को अपनी गोद में रख के उनको सब बताने लगी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं बार बार टॉवल को ठीक करती जा रही थी कि कहीं अचानक टॉवल खुल न जाए। उसी समय बॉस ने अपनी टांग मेरे टांग से सटा दी। मैं बिल्कुल सन्न रह गई, मगर कुछ नहीं बोली। मेरे कुछ न कहने का फायदा लेकर वो और मुझसे सटकर बैठ गए। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मगर पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। करीब 20 मिनट बाद बॉस ने लैपटॉप बंद किया और बोले, आज तो कोई है नहीं, जाओ तुम ही चाय बना लाओ। मैं उठी और बाहर किचन में जाकर चाय बनाने लगी।
चाय बनाकर जब मैं लौटी तो बॉस वहाँ नहीं थे। मुझे कुछ अजीब लगा। टेबल पर चाय रखकर मैं अंदर वाले रूम में गई। देखा तो देखती ही रह गई। मैं तुरंत वापस आ गई और डर कर सोफे में बैठकर बॉस को आवाज लगाई, सर चाय बन गई है। वो तुरंत आ गए और मेरी बगल में बैठ गए। इस घटना से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने डरते डरते बॉस को चाय दी। हम दोनों चाय पीने लगे। उन्होंने अचानक कहा, दीप्ति तुम बहुत सुंदर हो। मैं कुछ नहीं बोली, बस थोड़ा मुस्कुरा दी। उन्होंने चाय पीकर कप टेबल पर रखा और अपना एक हाथ मेरी जांघ पर रख दिया। मैंने तुरंत उनका हाथ हटा दिया तो वो बोले, क्या हुआ? मैं शांत थी। वो मेरे और करीब आ गए। मुझे अलग सा महसूस हो रहा था। उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ते हुए कहा, दीप्ति मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बोली, जी सर कहिए क्या बात है। वो बोले, क्या तुम अपनी इस जॉब से खुश हो? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोले, अगर तुम्हारी नौकरी पक्की कर दी जाए तो कैसा रहेगा? मैं बोली, ये तो आपके ऊपर है सर, मैं क्या कह सकती हूँ। तो वो कहने लगे, मेरे ऊपर नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहती हो, पक्की नौकरी या टाइम पास नौकरी। मैं बोली, वो कैसे? वो मेरा हाथ दबाते हुए बोले, अगर जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करने को राजी हो जाओ तो कल से ही तुम्हारी नौकरी यहाँ पर पक्की समझो। मैं सब कुछ समझ रही थी मगर फिर भी पूछ लिया, क्या करना होगा मुझे सर? उन्होंने जो बताया मैंने वह सुनते ही तुरंत अपना हाथ उनसे छूटा लिया और बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर, ये सब मैं नहीं कर सकती। हाँ, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं? वो बोले, मेरी एक बात समझ लो दीप्ति, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही होगा। मैं तुमको जोर जबरदस्ती से नहीं कह रहा हूँ, जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा और तुमको हर तरह से हेल्प भी करूँगा। तुम और तुम्हारा परिवार एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, सोच लो। इतना कहकर वे उठे और बोले, मैं बाहर से एक सिगरेट पीकर आता हूँ। अगर तुमको मेरी बात मंजूर है तो रुकना, नहीं तो चली जाना। मैं बुरा नहीं मानूंगा। जैसा अभी तक चल रहा है सब वैसा ही चलता रहेगा। और वो इतना कहकर चले गए। मैं अकेली बैठी सोच रही थी कि क्या करूं। मन में आया कि चली जाऊं। तभी मेरे मन में आया कि अगर मैंने बॉस की बात नहीं मानी तो वे कुछ दिनों में मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो पता नहीं फिर नौकरी मिलती है या नहीं। और घर की हालत भी ठीक नहीं है, छोटी बहन की पढ़ाई को भी देखना है। अगर मैं बॉस की बात मान लेती हूँ तो घर और अच्छे से चल सकता है। और मैं वापस आकर सोफे में बैठ गई। कुछ देर में बॉस आए। आते ही मुझे देखकर उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। वो बोले, तुम गई नहीं, मतलब तुम मेरी शर्तें मानने को तैयार हो? मैं उनकी तरफ देखकर बोली, हाँ, पर आपको पहले मेरी नौकरी पक्की करनी होगी। वो बोले, हाँ बिल्कुल, कल ही। और फिर मुझे अपनी कार से घर छोड़ने चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने माँ को खुशखबरी भी दे दी कि मुझे नौकरी में पक्का कर दिया है और मेरी सैलरी अब 40,000 कर दी है। मेरे घर पर सभी बहुत खुश थे, मगर उनको क्या पता था कि मैं आज अपने आप को बेच कर आई थी। ऐसे ही एक सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि तभी बॉस का फोन आया और मुझे अपने फार्म हाउस आने को बोले। कहा कि घर में बता दो कि 2 दिन के लिए बाहर जाना है। मैंने अपने बैग कुछ कपड़े रखे और माँ को बताकर मैं सीधा वहीं चली गई। मैं जानती थी कि पक्का वही काम होगा जिसके लिए मैं ये जॉब कर रही हूँ। जब वहाँ पहुंची और अंदर गई तो देखी कि कुछ और लोग भी वहाँ मौजूद थे। मैंने सोचा कि शायद कोई मीटिंग होगी। सब बैठकर किसी काम के लिए बात कर रहे थे। 2 घंटे तक मीटिंग चलती रही। मीटिंग खत्म होने के बाद बॉस ने फार्म हाउस के नौकर को बुलाया और कान में कुछ कहा। वो तुरंत किचन में गया और बहुत कुछ खाने पीने का सामान ले आया। उसमें एक केक भी था। बॉस ने मेरे हाथ से केक कटवाया और सबने नाश्ता किया। उसके बाद सभी लोग जाने लगे। बॉस उन लोगों को बाहर तक छोड़ने गए। मैं वहीं बैठी रही। जब बॉस वापस आए तो मैंने देखा कि बाकी सभी लोग तो जा चुके हैं, मगर वो एक आदमी नहीं गया था। बॉस ने मुझे फ्रिज से वाइन लाने को कहा तो बॉस ने कहा, 2 गिलास क्यों लाई, एक और लेकर आओ, तुम भी तो हो। मैंने मना कर दिया, सर मैं नहीं पीती। तो बॉस ने कहा, रोज नहीं पर आज खास दिन है, आज तो पीना ही होगा। मैं कुछ देर रुकी, फिर जाकर एक और गिलास ले आई। बॉस ने तीनों गिलास में वाइन और आइस डाली और मुझे एक गिलास दिया। मुझे बहुत कड़वा लग रहा था
मगर किसी तरह से पूरा पी गई। मुझे तुरंत ही नशा लग रहा था। उस आदमी ने बॉस के कान में कुछ कहा। बॉस ने मुझे पास आकर बैठने को कहा। उस आदमी ने मेरा ग्लास उठाया और अपने हाथ से मुझे पिलाने लगा। मैंने बॉस की तरफ देखी तो बॉस ने कहा, अरे कोई बात नहीं, पी लो, अगर प्यार से पिला रहे हैं तो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी बॉस ने कहा, दीप्ति सुनो, ये यहाँ 2 दिन रुकने वाले हैं और इनकी सेवा के लिए तुमको यहाँ इनके साथ रहना होगा। मैं बोली, मतलब सर? मतलब कि इनकी देखभाल करनी है। मुस्कुराते हुए बोले, बाकी तुम समझदार हो ही। ना चाहते हुए भी मुझे हाँ करना पड़ा। बॉस बोले, चलो मैं अब चलता हूँ। फिर वे मुझे बोले, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। मैंने हाँ में सर हिला दिया, मगर अंदर से अजीब सा डर था कि मैं कहाँ फंस गई आज। वह आदमी मुझे बहुत ही गंदी निगाह से देख रहा था, जैसे खा ही जाने वाला था मुझे। बॉस के ऊपर आज बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे किसके साथ छोड़ के चले गए। मेरा सारा नशा हवा में उड़ चुका था। नौकर मुझे बहुत गौर से घूर रहा था। जब मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम किशोर बताया। वो किसी गांव का लग रहा था। बॉस का फार्म हाउस शहर से दूर सुनसान इलाके में था। यह ज्यादा लोग आते भी नहीं थे। कुछ देर बात करने के बाद मैं नौकर अपने सर्वेंट रूम में चला गया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी हरकतें शुरू कर दी और मेरे मना करने पर भी मुझसे जबरदस्ती करने लगा। जब मैं उठकर बाहर जाने लगी तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज सुनकर नौकर दौड़कर अंदर आ गया। वह दरिंदा मेरे साथ मारपीट करने लगा। तभी नौकर ने एक टेबल उठाकर उस दरिंदे के सर पर मारी, जिससे वह गिर गया और वहां से भागने लगा। नौकर ने उसे वहां से भगा दिया। उसके बाद नौकर ने मुझसे कहा, मेम साहब, आप यहाँ पर क्यों आई थी? आपको शायद पता नहीं यहाँ पर कब से ऐसा चल रहा है। उस बेचारे नौकर ने अपनी नौकरी के परवाह किए बगैर मुझे बचाया था। उसके बाद मैं वहां से सीधा घर आ गई और माँ के पास जाकर रोने लगी। जब माँ ने पूछा तो मैंने सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद माँ ने कहा कि ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी जहाँ बेबस औरतों का फायदा उठाया जाता है। मैंने बॉस को फोन करके खरी खोटी सुनाई और कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी। उसके बाद आज भी जब कभी उस बात को याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें अपनी कामयाबी के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।